नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 1 से लेकर 20 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट थर्ड को सॉल्व करेंगे, जिसमें लगभग 21 से लेकर 30 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है स्टूडेंट्स की दूरस्थ शिक्षा के साधन मुद्रित सामग्रियों में किसे शामिल किया जाता है। यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है, यानी कि दूर से जो शिक्षाएं प्राप्त की जाती है उसको दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। और दूरस्थ शिक्षा का जो एग्जाम्पल होता है NIOS और आपका इग्न्यू यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। और इसके बाद अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं इग्न्यू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिससे आप घर बैठकर जो है दूर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी शिक्षा को हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। और दूरस्थ शिक्षा के साधन यानी कि अगर आप दूरस्थ शिक्षा के साधन के रूप में देखें तो मुद्रित सामग्री, यानी मुद्रित सामग्री, कुछ सामग्री ऐसी होती है जो मुद्रित रूप में होती है। जैसे इसके अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन में आपसे बताया गया पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी में बताया गया अध्ययन सामग्री, ऑप्शन नंबर सी है पत्र पत्रिकाएं और ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। देखिए, जो आप घर बैठकर दूर से शिक्षा प्राप्त करते हैं जैसे इग्न्यू या फिर NIOS के माध्यम से यदि आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इसके लिए आपको मुद्रित सामग्रियों की सहायता से आप घर बैठकर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और जब समय आता है तो आपको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बाय पोस्ट आपके घर पर संदेश भेजा जाता है कि आपका एग्जाम डेट इस तारीख को होने वाला है और उस दौरान आपको जाकर एग्जाम देना होता है। तो ये दूरस्थ शिक्षा के साधन के रूप में है। तो यदि आप घर बैठकर दूरस्थ शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं तो इसके लिए जो आप मुद्रित सामग्री आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसके अंतर्गत आप पुस्तकों का सहारा लेते हैं, आप अध्ययन सामग्री यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल होते हैं उसका सहारा लेते हैं एवं पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेते हैं। तो तीनों ही ऑप्शंस राइट है, क्योंकि इन्हीं की मदद से आप घर पर बैठ कर जो है शिक्षा को प्राप्त करते हैं जो दूरस्थ शिक्षा होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होता है आपका ये सभी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि वृत्त चित्र, स्लाइड्स, ऑडियो वीडियो, कैसेट तथा CD को किसके अंतर्गत शामिल करते हैं। देखिए, जो आप वृत्त चित्र देखते हैं या फिर स्लाइड्स देखते हैं या फिर ऑडियो वीडियो देखते हैं या फिर कैसेट्स देखते हैं, CD देखते हैं, तो ये किसके अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बताया गया श्रव्य दृश्य सामग्री। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा एरर है टाइपिंग, ये आपका आधा ब है यानी श्रव्य और दृश्य सामग्री। दूसरा है आपका अश्रव्य, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये आधा ब है, तो अश्रव्य दृश्य सामग्री। बी ऑप्शन बताता है अश्रव्य दृश्य सामग्री और सी ऑप्शन आपको बताता है अध्ययन समूह और डी ऑप्शन आपको बताता है कंप्यूटर। तो अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप वृत्त चित्र या स्लाइड्स या ऑडियो वीडियो या फिर कैसेट या CD की सहायता से जब आप कोई भी चीज़ें सीखते हैं तो इसको आप किसके अंतर्गत शामिल करेंगे। क्या इससे आप श्रव्य मतलब सुन सकते हैं और दृश्य मतलब देख सकते हैं, ऐसी सामग्री के रूप में आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं, या अश्रव्य दृश्य सामग्री मतलब आप सुन नहीं सकते, अश्रव्य का मतलब आप सुन नहीं सकते बट देख सकते हैं, ऐसे सामग्री के रूप में है ये। या फिर अध्ययन समूह यानी कि अध्ययन के लिए जो आप समूह में जो अध्ययन करते हैं ऐसे सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है, या फिर कंप्यूटर। तो इसमें आपको बताना है कि जो ये वृत्त चित्र होते हैं या फिर स्लाइड्स होते हैं या फिर ऑडियो वीडियो होते हैं या फिर कैसेट्स या फिर आपका जो CD है ये किसके अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ऑडियो वीडियो। ऑडियो की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ आप सुन सकते हैं, बट वीडियो में आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दूसरा है CD जो है, इसमें भी आप क्या करते हैं देखते और सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसे आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के माध्यम से जब आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो इसको हम श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि किस कक्षा तक को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि किस कक्षा तक, कौन सी क्लास तक आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं जिसको हम प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, ऑप्शन नंबर बी कहता है कक्षा 1 से लेकर 6 तक, ऑप्शन नंबर सी कहता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक और ऑप्शन नंबर डी कहता है कक्षा 5 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ऑप्शन, तो कक्षा 1 से लेकर 6 तक तो नहीं हो सकता और ना ही कक्षा 5 से लेकर 8 तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स कक्षा 1 से लेकर 5 तक। आपके माइंड में डाउट बन सकता है कि 1 से लेकर 5 तक जो है प्राथमिक शिक्षा है, तो फिर 1 से लेकर 8 तक क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 1 से लेकर 5 तक जो है वो प्राथमिक शिक्षा है और 6 से लेके 8 तक जो है वो आपका उच्च प्राथमिक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो 1 से लेके 5 तक जो है वो प्राथमिक के अंतर्गत आता है और 6 से लेके 8 तक जो है वो उच्च प्राथमिक के अंतर्गत आता है। यानी कि है तो ये भी प्राथमिक का ही पार्ट, लेकिन ये उच्च प्राथमिक के अंतर्गत है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए और सी में ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 से लेके 5 तक और ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 से लेके 8 तक। अब देखिए अगर आप 1 से लेके 5 तक जाएंगे तो वो उच्च प्राथमिक वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेस्ट ऑप्शंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 से लेके 8 तक, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन आपको उच्च प्राथमिक कहकर नहीं किया गया है। इसका मतलब है तो वो प्राथमिक का ही पार्ट, लेकिन वो उच्च प्राथमिक है और ये आपका निम्न प्राथमिक के अंतर्गत आता है। इसलिए ओवरऑल अगर आपसे प्राथमिक की बात करें तो ए और सी में आपका बेस्ट ऑप्शन बनता है सी, 1 से लेकर 8 तक। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक जो है आपका बनता है निम्न प्राथमिक, ये आपका है निम्न प्राथमिक। और 1 से लेकर 8 तक जो है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 6 से लेकर 8 तक, तो ये आपका हो जाता है उच्च प्राथमिक। तो उच्च प्राथमिक और निम्न प्राथमिक दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल प्राथमिक के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए यहाँ पर ए और सी जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा अगर बेस्ट ऑप्शंस की तरफ आप जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका सी, क्योंकि निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों को ही हम प्राथमिक कह सकते हैं। तो 1 से लेके 5 तक अगर आप चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन नंबर सी की जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि वो निम्न प्राथमिक के अंतर्गत आता है 1 से लेके 5 तक और उच्च प्राथमिक होता है आपका 6 से लेके 8 तक। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि किस कक्षा तक को निम्न प्राथमिक शिक्षा कहते हैं तो उसके अंतर्गत आप 1 से लेकर 5 तक जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपसे प्राथमिक शिक्षा पर बात की गई है, ना ही निम्न और ना ही उच्च। इसलिए आपको ओवरऑल बेस्ट ऑप्शंस को छांटना है जिसके अंतर्गत सभी चीज़ें दोनों ही इसमें समाहित हो जाए। तो अगर आप उस एंगल से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 24th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बताया गया स्टूडेंट्स की वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है, आपको पता है कि एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत है वो वैदिक कालीन में हुई, उसके बाद आपकी बौद्ध कालीन, उसके बाद मुस्लिम कालीन और वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम प्रारंभिक शिक्षा को समझना चाहते हैं तो हमें वैदिक कालीन शिक्षा को समझना होगा, बौद्ध कालीन शिक्षा को समझना होगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा को समझना होगा और वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा को भी समझना होगा, जो समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे सीधा सीधा मैंने आपको वैदिक कालीन शिक्षा को डिटेल में बता रखा है। यहाँ पर आपसे सिंपल प्रश्न पूछा गया कि वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि किस स्रोत के माध्यम से वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है वेद, ऑप्शन नंबर सेकेंड कहता है धर्म, ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है ग्रंथ और ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स अगर आप वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें, जब मैं आपको डिटेल कर रहा था वैदिक कालीन के अंतर्गत, तो मैंने स्टार्टिंग के जो वर्ड है उसी से ही बता दिया था कि वैदिक जो शब्द है वो वेद पर आधारित है। इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा में जो जिसके सहारे शिक्षाएं प्रदान की जाती है वो वेदों के माध्यम से शिक्षाएं प्रदान की जाती है। और आप जानते हैं कि वेदों की संख्या मुख्यतः 4 है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वेद, यानी वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत आपका क्या है, तो वो है आपके वेद।
आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने कंटेंट वाले पोर्शन में वैदिक कालीन शिक्षा को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सिंपल है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पहले कंटेंट वाले पोर्शन में जाकर वैदिक कालीन शिक्षा को पढ़िए, स्टार्टिंग से ही वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को डिटेल में पढ़िए। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है और इनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बताया गया स्टूडेंट्स कि वैदिक युग में शिक्षा का प्रबंधन कौन करता था। यानी कि जो वैदिक युग है, जो वैदिक कालीन शिक्षा जिस युग में दी जाती है उसको वैदिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक युग में जो शिक्षा का प्रबंधन यानी कि शिक्षा का जो मैनेजमेंट है ये कौन करते थे, यानी किसके द्वारा ये दिया जाता था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा पर विचार सर्वप्रथम किसने रखा था, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट कहता है राजा, ऑप्शन सेकंड कहता है ब्राह्मण, ऑप्शन थर्ड कहते हैं व्यापारी और ऑप्शन फोर्थ कहते हैं ये सभी। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि जो वैदिक युग में शिक्षा का प्रबंधन या शिक्षा का जो मैनेजमेंट है ये कौन करते थे, या शिक्षा का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको कंटेंट वाले पोर्शंस में भी डिटेल किया है कि जो एजुकेशन की शुरुआत हुई है यानी कि इसका जो प्रारंभ हुआ है वो वैदिक युग से हुआ है और वैदिक युग में ब्राह्मणों के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इसीलिए वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसमें धर्म को लेकर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था और जाति प्रथा के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किए जाते थे। उस समय ब्राह्मण जो है वो शिक्षाएं प्रदान करते थे, यानी कि शिक्षा के बारे में सर्वप्रथम सोच विचार ब्राह्मणों ने किया था, तो इसलिए उन्हीं के द्वारा इसका संचालन किया जाता था, इसका प्रबंधन किया जाता था। और ब्राह्मण जो ये सब चीज़ें करते थे तो इसमें जो ब्राह्मण है उसको सबसे पहले महत्व दिया जाता था। उसके बाद जो है क्षत्रिय यानी कि जो राजा थे उनको महत्व दिया जाता था और उसके बाद जो वैश्य थे यानी कि जो व्यापारी वर्ग था उनको महत्व दिया जाता था और शूद्रों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से भेदभाव किए गए थे वैदिक काल शिक्षा में और इस कमी को दूर करने के लिए एक दूसरी शिक्षा का उदय होता है जिसका नाम है बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में लगभग सभी धर्म को जो है सभी जाति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था महात्मा बुद्ध के समय काल में। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया कि वैदिक युग में शिक्षा का प्रबंधन कौन करता था। तो अगर आप देखेंगे शिक्षा का प्रबंधन वैदिक युग में या संचालन जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाता है ब्राह्मण। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 26 क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की चूड़ाकर्म संस्कार का क्या तात्पर्य है, यानी कि जो चूड़ाकर्म संस्कार है इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 5 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ करना, ऑप्शन नंबर बी कहता है 4 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ करना, ऑप्शन थर्ड कहता है 6 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ करना और ऑप्शन फोर्थ कहता है 7 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ करना। अब आपको बताना है कि जो चूड़ाकर्म संस्कार है इसका क्या तात्पर्य है, यानी कि इसका क्या मतलब है, क्यों किया जाता था चूड़ाकर्म संस्कार। तो वैदिक युग में आपको पता है कि जब हम कंटेंट वाले पोर्शंस में डिटेल कर रहे थे उस दौरान मैंने आपको बताया था कि जब चूड़ाकर्म संस्कार होता था तो चूड़ाकर्म संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में होता था जो बालक के घर परिवार में कराया जाता था और वो जो घर परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा कुछ आध्यात्मिक की बातों कुछ वाक्यों का उच्चारण करवाया जाता था बालक के द्वारा। उसके बाद उस बालक को गुरुकुल में ले जाया जाता था शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चूड़ाकर्म संस्कार है ये घर परिवार में होता था और इसको विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। तो इसलिए ये कब किया जाता तो 5 वर्ष की अवस्था में। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष है और ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष है। इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका है ए कि चूड़ाकर्म संस्कार का तात्पर्य था 5 वर्ष की अवस्था में बालक का विद्यारंभ करना। तो चूड़ाकर्म संस्कार का एक और नाम है विद्यारंभ संस्कार जो मैंने आपको कंटेंट वाले पोर्शंस में डिटेल किया है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो इस प्रश्न के आंसर तक आप इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट 27 प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की गुरुकुल में
बालक के किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करते थे, यानी कि जो गुरुकुल में जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था तो किस संस्कार के बाद, यानी किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करते थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है उपनयन संस्कार, ऑप्शन नंबर बी कहता है चूड़ाकर्म संस्कार, ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रव्रज्य संस्कार और ऑप्शन नंबर डी कहता है मुंडन संस्कार। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। गुरुकुल में बालक को किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करते थे, उपनयन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार या प्रव्रज्य संस्कार या फिर मुंडन संस्कार। आशा करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, बट मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर दूं। यहां पर स्टूडेंट्स मुंडन संस्कार नाम का कोई भी संस्कार नहीं होता था, क्योंकि एक आपने चूड़ाकर्म संस्कार पढ़ा होगा वैदिक कालीन में और एक उपनयन संस्कार पढ़ा होगा, उसके बाद आपने प्रव्रज्य संस्कार पढ़ा होगा बौद्ध कालीन में, उसके बाद उपसंपदा संस्कार भी पढ़ा होगा बौद्ध कालीन में और उसके बाद मुस्लिम कालीन में आपने पढ़ा होगा बिस्मिल्लाह संस्कार। यहाँ पर कभी भी मुंडन संस्कार आपने नहीं पढ़ा होगा। इसमें सिर मुंडवाया जाता था बट मुंडन संस्कार नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। और प्रव्रज्य संस्कार आपके बौद्धकालीन शिक्षा का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता था। बचा हुआ ऑप्शन है ए और बी, और आप इस ऑप्शन में ए और बी में अवश्य कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गुरुकुल में बालक के किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करता था। तो आपको लग रहा होगा कि चूड़ाकर्म संस्कार के बाद बालक जो है वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था, बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो चूड़ाकर्म संस्कार है ये होता था उसके घर परिवार में, और जो घर परिवार में होता था जिसे विद्यारंभ संस्कार भी कहता है। तो विद्यारंभ संस्कार के अंतर्गत क्या होता था कि जो घर के बुजुर्ग होते थे उनके द्वारा अध्यात्म की कुछ वाक्यों का उच्चारण करवाया जाता था बच्चे से, और ये देखा जाता था कि बच्चा इनको बोल पाता है या नहीं पाता है, और इसके लिए बच्चे की उम्र कम से कम 5 वर्ष होना आवश्यक होता था। तो 5 वर्ष के बाद जो घर परिवार में बुजुर्गों के द्वारा अध्यात्म की कुछ वाक्यों का प्रयोग किया जाता था, बच्चे से अनुकरण करवाया जाता था, तो इसको हम कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार या विद्यारंभ संस्कार। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गुरुकुल में किस संस्कार के बाद, तो जब विद्यारंभ संस्कार हो जाता था उसके बाद बालक को गुरुकुल में ले जाया जाता था, और गुरुकुल में एक संस्कार होता है जिसका नाम होता है उपनयन संस्कार। इसमें जो है गुरु बच्चों से कुछ मंत्रों का जाप करवाते थे, यानी कुछ मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता था गुरु के द्वारा, और उसके बाद उस बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। यानी कि उस जो जिस मंत्र का उच्चारण करवाया जाता था गुरु के द्वारा वैदिक काल में, उसके बाद उस संस्कार को उपनयन संस्कार नाम दिया गया, और उपनयन संस्कार के बाद बच्चे का जो शिक्षा है वो प्रारंभ होता था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका उपनयन संस्कार। यानी गुरुकुल में बालक के किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा प्रारंभ करते थे। पहली बात तो ये गुरुकुल में चूड़ाकर्म संस्कार नहीं होता था, क्योंकि चूड़ाकर्म संस्कार होता था बालक का घर परिवार में, ठीक। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर आपका सी। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि के बाद की बात की गई है, तो के बाद मतलब चूड़ाकर्म संस्कार के बाद जो है बच्चा गुरुकुल में जाता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। देखिए, बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब गुरुकुल में जाता था तो गुरुकुल में उसका एक और संस्कार होता था जिसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार के अंतर्गत जो है गुरु बच्चे से कुछ मंत्रों का जाप करवाते थे, यानी कि कुछ मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता था, और उस संस्कार का कंप्लीट होने के बाद, यानी कि उस संस्कार को कंप्लीट करने के बाद बच्चे के द्वारा उस मंत्र का जाप करने के बाद जो संस्कार कहलाता था उसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। और उपनयन संस्कार होने के बाद ही बच्चे की जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रारंभ होती थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है उपनयन संस्कार। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 28th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है स्टूडेंट्स, किस मंत्र का उपदेश देकर गुरु गुरुकुल में बालक को शिक्षा प्रारंभ करते थे, यानी किस मंत्र का उपदेश देते थे। तो जो गुरुकुल में किस मंत्र का उपदेश देकर गुरु बालक की शिक्षा प्रारंभ करते थे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है गुरु मंत्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है गायत्री मंत्र, ऑप्शन नंबर सी कहता है मृत्युंजय मंत्र और ऑप्शन नंबर डी कहता है शिक्षा आरंभ मंत्र। तो अब आपको बताना है कि जो गुरुकुल में बालक को शिक्षा प्राप्त करने से पहले जिस मंत्र का उपदेश दिया जाता था गुरु के द्वारा, उस मंत्र का क्या नाम है। तो ना तो वो गुरु मंत्र होता था और ना ही मृत्युंजय मंत्र और ना ही शिक्षा आरंभ मंत्र, उस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। और कंटेंट वाले पोर्शन में मैंने आपको बता रखा है कि जब वैदिक काल में बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना होता था तो बच्चे को गुरुकुल में जाना होता था, जहाँ पर गुरु के द्वारा कुछ उपदेश दिए जाते थे और एक मंत्र का जाप कराया जाता था जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाता है गायत्री मंत्र।
आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 29 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि वैदिक काल में अध्ययन काल सामान्यतः डैश वर्ष होता था, यानी कि डैश के स्थान पर आपको एक ऑप्शंस रखना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कहता है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कहता है 11 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी कहता है 12 वर्ष। तो वैदिक काल में जो अध्ययन काल है, यानी कि अध्ययन करने की जो समय अवधि है, यानी कितने वर्ष तक बालक को अध्ययन करना होता था वैदिक काल में, वो आपको बताना है। क्या 8 वर्ष करना होता था या 10 वर्ष या फिर 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करते थे तो वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको एक युग तक शिक्षा प्राप्त करना होता था और एक युग में होते हैं 12 वर्ष, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका 12 वर्ष। यानी वैदिक काल में जो अध्ययन काल होता था सामान्यतः वो 12 वर्ष का होता था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है 12 वर्ष। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स की वैदिक कालीन शिक्षा की विधियों का नाम लिखिए। यानी वैदिक कालीन शिक्षा, जो वैदिक काल में जो शिक्षाएं प्रदान की जाती थी उसमें कौन कौन सी विधियों का यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्रवण विधि, ऑप्शन नंबर सेकंड है मनन विधि, ऑप्शन नंबर सी है निग्चासन विधि और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। यानी कि आपको बताना है कि वैदिक काल में जो शिक्षाएं प्रदान की जाती थी वो कुछ विधियों के सहारे से शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, तो उस विधि का नाम क्या है, श्रवण विधि या मनन विधि या निग्चासन विधि या फिर ये सभी। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, वैदिक काल में जब शिक्षा का प्रारंभ हुआ था वैदिक काल में, तो वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो श्रवण यानी कि सुनकर दी जाती थी और इसके अंतर्गत श्रवण करते थे बालक और उसके बाद उन जो भी बातें बताई जाती थी उनका मनन किया जाता था, यानी कि मनन करते थे और मनन करने के बाद उनको निहिग्चासन करते थे, यानी कि ध्यान मुद्रा में बैठकर उसको अंतर आत्मा से जो है उस पर विचार विमर्श किया जाता था, उसको ध्यान रखा जाता था, तो उसे हम कहते हैं निहिग्चासन विधि। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विधियों में अगर मैं बात करूं तो उस समय लिखित शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था, यानी कि लिख कर किसी भी तरीके से जो है शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, सिर्फ ओरली बोलकर और श्रवण करके जो है श्रवण मनन के माध्यम से निहिग्चासन करते थे, यानी कि ध्यान में मग्न होकर उस पर सोच विचार करते थे और उसके आधार पर जो भी उनको सुझाव मिलता था उसको ही बोलकर व्यक्त किया जाता था। तो इस तरीके से वैदिक काल में शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि तीनों ही ऑप्शन आपके राइट है, श्रवण विधि के माध्यम से भी शिक्षाएं प्रदान की जाती थी और बालक उसका मनन करते थे, यानी कि मन ही मन सोचते थे, उसके बाद ध्यान में मुद्रा में बैठकर उस पर विचार विमर्श किया जाता था जिसे निहिग्चासन बोलते हैं। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शंस राइट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका होता है ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विधियों के नाम है श्रवण मनन और निहिग्चासन, इसका मतलब ये सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। आशा करता हूं कि यहाँ तक जो भी प्रश्न हमने अभी तक सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड में 21 से लेकर 30 तक के सवालों को सॉल्व किया है, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके सामने आए हैं वो सभी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सुपरटेट एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में बन सकते हैं। आशा करता हूं कि यहाँ तक प्रैक्टिस सेट थर्ड के माध्यम से जो प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं वो सभी आपको क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट्स बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।